तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन किस टॉपिक का, मैकेनिज्म ऑफ। सबको याद है? लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था ये। तो रिवीजन अगर आपने करा होगा तो आपको याद होगा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने आपको कल बताया था ये कौन सा विंडो भाई, ये कौन सा है? इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? रेजनर्स मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? बेजिलार मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो फ्लूइड था इसको क्या बोलते थे? पेरिलिम्फ। यहाँ पे भी कौन है आपका? पेरिलिम्फ। और इसको बोलते थे अपन एंडोलिम्फ। इस एरिया को बोलते थे स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। ठीक है, वेस्टिबुलाई ऊपर वाले को बोलते थे। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपने देखा था कि ये जो आपका बेजिलार मेम्ब्रेन है यहीं पे प्रेजेंट है कौन आपका? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कौन प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, तो ये मान लो बेजिलार मेम्ब्रेन है, यहीं पे प्रेजेंट है कौन आपका? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब होता क्या है, सिग्नल आपका बता दिया था पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, टिम्पैनम, मैलियस, इनकस, स्टेपस, वहाँ से ओवल विंडो, ओवल विंडो से पेरिलिम, पेरिलिम से रीजनस मेम्ब्रेन, वहाँ से एंडोलिम, एंडोलिम से बेजिलार मेम्ब्रेन। जब बेजिलार मेम्ब्रेन में पहुंचेगा तो उसका क्या, रिपल मूवमेंट शुरू हो जाता है, वो ऊपर नीचे ऐसे होने लगता है। और ऊपर नीचे होने के कारण होगा क्या, यहाँ पे कौन से सेल है आपके? हेयर सेल्स, है ना। ये हेयर सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन है कौन सा आपका? एक्टोरियल मेम्ब्रेन। और हेयर सेल से ही अटैच है कौन आपके? अफरेंट न्यूरॉन्स। कौन अटैच है? अफरेंट न्यूरॉन। अब जैसे ही आपका रिपल हुआ बेजिलार मेम्ब्रेन में, है ना, या ऐसे ऐसे होना शुरू हुआ तो हेयर सेल्स किसको पुश करना शुरू करेगा? एक्टोरियल मेम्ब्रेन को। और इसी के कारण यहाँ पे जनरेट हो जाएगा क्या आपका? एक्शन पोटेंशियल। इसमें इस एफरेंट न्यूरॉन्स में। अब यह एफरेंट न्यूरॉन्स है ना, मतलब इसी को क्या बोलते हैं अपन? ऑडिटरी नर्व्स, है ना। ये लेके सिग्नल कहाँ जाएगा आपके? ब्रेन के किस लोब में? टेम्पोरल लोब में। विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, है ना। तो विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे आपका? टेम्पोरल लोब में। क्लियर है? वहाँ पे जाके आपका एनालाइज हुआ कि आप क्या देख रहे हो। क्लियर है? तो मैकेनिज्म ऑफ क्या, क्या सुन रहे हैं? चलो, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, कल आपको बता दिया था। अब देखो इसमें एक और चीज़ था कि आपका ईयर, है ना, बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, दो काम करता है। जो कॉकलिया है आपका, कॉकलिया हेल्प करता है किसी में? हियरिंग में। और जो ऊपर में उसके कॉकलिया के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्या? सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑटोलिथ। ठीक है, इसको दोनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे? वेस्टिबुलर apparatus। क्या बोलेंगे? वेस्टिबुलर apparatus। तो देखो आप, तो आप डायग्राम आप देखोगे, ये देखो, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो पूरा आपका ईयर का दे दिया। ये जो है ना कॉकलिया, ये सब आपका है ना, इसी के ऊपर वाला जो एरिया होता है यहाँ पे लोकेटेड होता है कौन आपका? वेस्टिबुलर apparatus। ठीक है, कॉकलिया नीचे के साइड में जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हियरिंग के लिए। और वेस्टिबुलर apparatus ऊपर में होता है जो किसके लिए आपका है? बॉडी बैलेंस के लिए। ठीक है, तो देखो वो भी बहुत आसान टॉपिक है आपका कि कैसे वो बॉडी बैलेंस करता है। ठीक है The inner ear also contains a complex system called vestibular apparatus located above the cochlea। बता दिया, कॉकलिया के जस्ट ऊपर होता है कौन आपका? वेस्टिबुलर apparatus। The vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canals। अब अगर बात करें अपन किसकी? वेस्टिबुलर apparatus की। किसकी? वेस्टिबुलर apparatus। इसमें दो चीज मिलेगा आपको। एक तो मिलेगा आपको तीन, क्या मिलेगा आपका? सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या मिलेगा आपको? सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा एक ऑटोलिथ ऑर्गन। क्या मिलेगा? ऑटोलिथ ऑर्गन। और ऑटोलिथ ऑर्गन दो चीज को मिला के बना हुआ है, सैक्यूल एंड यूट्रिकुल। ठीक है, एक मिलेगा आपको तीन सेमी सर्कुलर कैनाल जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे।
और इसमें भी आपका फ्लूइड भरा होगा, कौन सा आपका एंडोलिम्फ, कौन सा एंडोलिम्फ, ठीक है, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेनस का पार्ट है। इसमें भी क्या भरा होगा, एंडोलिम्फ। उसके बाद एक दूसरा कौन सा आपका ऑटोलिथ। मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिक्यूल, है ना। अब वो छोड़ो, अभी मैक्यूला क्या है अभी उस पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो ऑटोलिथ ऑर्गन है दो चीज को मिला के बना हुआ आपका, एक को क्या बोलेंगे अपन सैक्यूल, दूसरे को क्या बोलेंगे यूट्रिकल। ये दोनों मिला के क्या बना है आपका ऑटोलिथ ऑर्गन। और तीन क्या हो दूसरा आपका सेमी। कितनी बात समझ में आई। अब देखो, ईच सेमी सर्कल कैनाल लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। बता दिया आपको कि जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल है एक दूसरे से कितने डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे, है ना। द मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल्स। बता दिया आपको ये तीनों कैनाल किसके पार्ट है, मेम्ब्रेनस के, है ना। ये किस में सस्पेंडेड होगा भाई, बोनी कैनाल्स में। अरे बोनी मतलब दो ही है ना, बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो बोनी लैबिरिंथ के अंदर ही किसका पूरा पार्ट है आपका, मेम्ब्रेनस का। तो जो आपका वेस्टिबुलर apparatus है वो भी किसका पार्ट है, मेम्ब्रेनस, अरे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का, ठीक है। ये भी किसके अंदर सस्पेंडेड होगा, बोनी लैबिरिंथ के अंदर, ठीक है। द बेज ऑफ द कैनाल्स, है ना, ध्यान से देखो, द बेज ऑफ द कैनाल्स is swollen and is called ampulla, which contains a projecting ridge called crista ampullaris which has hair cells। अब एक चीज बताओ, अभी आपने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में ऑडिटरी रिसेप्टर कौन था, हेयर सेल्स, वही था ना। इसमें भी तो होना चाहिए ना, ये भी तो बैलेंस कर रहा है ना। तो बैलेंस करने के लिए इसको भी तो क्या जनरेट करना होगा, एक्शन पोटेंशियल करना होगा ना जनरेट। इसको भी आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। तो उस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, है ना, ये किसका सहारा लेगा, हेयर सेल्स का, है ना। इसमें भी हेयर सेल्स होने चाहिए ना, यहाँ भी हेयर सेल्स होगा और ऑटोलिथ में भी क्या होगा आपका हेयर सेल्स होगा। क्योंकि इसी तरह क्या करेगा, आपके बॉडी को बैलेंस करेगा, सिग्नल जनरेट तो करना होगा ना बॉडी बैलेंस करने के लिए। देखो होता क्या है, जो सेमी सर्कुलर कनाल है उसमें आपका, आप एम्प्यूला जानते हो, बहुत बार सुन चुका है आपने एम्प्यूला। कोई भी ये मान लो सेमी सर्कुलर कनाल है आपका, इसी का एक एरिया आपका ऐसा करके क्या होगा, स्वेल होगा। इसी स्वोलन एरिया को क्या बोलते हैं अपन, एम्प्यूला। और इस एम्प्यूला में एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेयर सेल्स होगा। उस सेंसरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। और क्रिस्टा में क्या प्रेजेंट होगा आपका, हेयर सेल। आई बात समझ, क्योंकि एम्प्यूला में है वो इसलिए बोल दिया क्रिस्टा एम्प्यूलारिस। और इस क्रिस्टा एम्प्यूलारिस में क्या प्रेजेंट होगा भाई, हेयर सेल्स। तो क्या जनरेट करेगा, है ना, मतलब ये सिग्नल को रिसीव करेगा जिसके कारण क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल। ये बात समझ में आई। द सैक्यूल एंड यूट्रिकुल कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैक्यूला। अब जैसे आपके सेमी सर्कुलर कनाल में एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो हेयर सेल्स को कंटेन करता था, इसी तरह आपके ऑटोलिथ में तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना। तो ऑटोलिथ के सेंसरी पार्ट को क्या बोलते हैं, मैक्यूला। और इस मैक्यूला में ही क्या प्रेजेंट होगा आपका, हेयर सेल। क्या प्रेजेंट होगा, हेयर सेल्स। अरे सैक्यूल यूट्रिकुल दोनों मिलकर किसको बनाया, ऑटोलिथ को, है ना। और ऑटोलिथ का जैसे आपने वेस्टिबुलर apparatus का, है ना, ऑडिटरी हेयर सेल्स कंटेन करने वाला जगह कौन सा है, क्रिस्टा। उसी तरह आपका किसका, आपका ऑटोलिथ का भी जो आपका मतलब ऑटोलिथ में दोनों आ गया, सैक्यूल और यूट्रिक्यूल, उसके अंदर भी होना चाहिए ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या कंटेन करता हो, हेयर सेल्स। तो कौन सा स्ट्रक्चर है, मैक्यूला, ठीक है। तो सीधी बात है, तो वेस्टिबुलर apparatus में सेमी सर्कुलर कनाल है तीन, और आपके ये कौन है, ऑटोलिथ। ऑटोलिथ दो चीज को मिला के बना हुआ है, सैक्यूल एंड यूट्रिक्यूल। अब दोनों में ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए जो क्या कंटेन करता हो, हेयर सेल। जो आपका सेमी सर्कुलर कनाल का था उसको क्या बोला, क्रिस्टा, है ना। और जो इसमें उसको क्या बोला, मैक्यूला। बस यही बात तो है इसमें। आई बात समझ, इसको अभी तक समझ में नहीं आया। तो आपने एक ही चीज देखा, वेस्टिबुलर apparatus दो चीज को मिला के बना हुआ है, तीन आपके क्या प्रेजेंट है, सेमी सर्कुलर, एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। और इसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, एंडोलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ जो होगा, इसका जो सेंसरी पार्ट है, इसका स्वोलन पार्ट, पहले ऐसे एक एक करके लिख देता हूँ। इसमें एक स्वोलन एरिया होगा या स्वोलन पार्ट होगा, उसको क्या बोल देंगे अपन, एम्प्यूला, है ना। और इस एम्प्यूला में एक स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, और विच हैज क्या, हेयर सेल्स।
के पास क्या होगा, कैंसिल। क्लियर है। इसी तरह दूसरा कौन सा आपका ऑटोलिथ है, ये दो पार्ट को मिला के बना हुआ है, वैक्यूल एंड न्यूट्रिकल, है ना। और जैसे उसमें आपका एक सेंसरी स्ट्रक्चर था, इसमें भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, एक इसमें से रिज निकला होगा। मान लो ये आपका ऑटोलिथ है, ऑटोलिथ में से एक प्रोजेक्शन ऐसे निकला होता है, उसी प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, मैक्यूला। क्या बोलते हैं, मैक्यूला। और मैक्यूला हैज, क्या होगा ये, क्लियर है। बाकी मैकेनिज्म बिल्कुल उसी की तरह, ठीक है। अब देखो दो दो सिस्टम की जरूरत क्यों है हमें, सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी है और उधर कौन है आपका ऑटोलिथ भी है, एक जगह सेमी सर्कुलर कैनाल एक जगह ऑटोलिथ। तो देखो यह जो है ना सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यह आपको कौन सा इक्विलिब्रियम देगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ, या इसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा, डायनेमिक। जैसे आप कहीं पिकनिक गए और झूला झूल रहे हो, है ना, तो झूला झूलने में आपकी बॉडी ऐसे ऐसे होती है या तो ऐसे ऐसे होती है, बात समझ में आ रही है। तो जब आप उसमें ऐसे झूल रहे होते हो तो उसमें होता क्या है, ऐसा नहीं है ना कि झूला जैसे जैसा तुम्हारा बॉडी ऐसे ऐसे होते जा रहा है, नहीं ना, आप गिरते पड़ते तो नहीं रहते हो, एक जगह बैलेंस होते हो ना। तो बैलेंस कौन देता है आपका, सेमी सर्कुलर कैनाल, है ना। और क्योंकि ये तीनों कितने डिग्री पे है एक दूसरे से, 90 डिग्री पे, तो सबका फ्लूइड आपस में ऐसे ऐसे एक्सचेंज होते रहता है। बात समझ में आ रही है, इसका इसमें जैसे जैसे आप घूमोगे एक्सचेंज होते रहेगा। तभी जब आप ऊपर से उतरते हो नीचे, है ना, तो अगले 30-40 सेकेंड तक अभी आपका बॉडी लगता है आपको चक्कर आ रहा है अभी नीचे उतरने के बाद भी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, है ना। बॉडी क्या चाहता है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। तो जब नीचे ग्राउंड पे आते हो तो आपका बॉडी तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन जो फ्लूइड था अभी भी क्या था आपका, सर्कुलेट कर रहा था। उसको रेस्ट करने में, रेस्ट पे आने में 30-40 सेकंड का टाइम लगता है ना। इसीलिए आपको 30-40 सेकंड तक डिजीनेस लगता है नीचे उतरने के बाद भी। तो जो रोटेशनल बैलेंस है, या इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये कौन देता है आपके बॉडी में भाई, सेमी सर्कुलर कैनाल। अब आ गए अपन किस पे, ऑटोलिथ पे। यह कैसा बैलेंस देगा, लीनियर बैलेंस। ये कैसा देता है भाई, लीनियर इक्विलिब्रियम, या इसको बोलेंगे स्टैटिक, स्टैटिक। आई बात समझ, ये कैसा देता है आपको, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या लीनियर। जैसे कि आप बस में हो, तो बस में आप सीधा चल रहे हो ना, बस दौड़ रहा है कि बस के साथ तुम भी दौड़ रहे हो अंदर में, है ना। आप क्या है, आप तो बैलेंस में हो ना। या फिर आप हॉरिजेंटल कुछ ऊपर चढ़ रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो ऊपर, तो भी आपके बॉडी को बैलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो ये दोनों टाइप का देता है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। अब बस में हो तो कैसा दूरी तय कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल। सीढ़ी वगैरह पे चल रहे हो तो क्या है, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बैलेंस कौन देता है आपका, ऑटोलिथ। और रोटेशनल कौन देता है, सेमी सर्कुलर कैनाल। बस हो गया है, खत्म है। आई बात समझ, ठीक है। यह रोटेशनल, यह लीनियर, क्लियर है। यह रोटेशनल बैलेंस देगा, ये कैसा देगा, लीनियर। लीनियर में दोनों आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, है ना। एक्यूल जो होता है हॉरिजॉन्टल देता है, और जो यूट्रिकल है आपका वर्टिकल बैलेंस देता है, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया आपका क्या, कैसे ये बॉडी बैलेंस करता है, कौन आपका ईयर। कितनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखें। अब एक टॉपिक बाकी है आपका, कौन सा, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, यही बाकी है बस, है ना। देखो इसको भी आप देख ही लो, ये तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है, और आप जानते भी हो पहले से इसको कि रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है। मान लो कोई भी स्टिमुलस है, शुरुआत में ही बताया था चैप्टर के मैंने, कोई भी स्टिमुलस है ना, मान लो कोई भी क्या है आपका स्टिमुलस, इसको सबसे पहले रिसीव कौन करता है, हमारा रिसेप्टर्स। कौन करेगा, रिसेप्टर। मान लो गर्म कप है, कोई भी रिसेप्टर स्टिमुलस हो, उसको सबसे पहले कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर। इसको रिसीव किया कौन आपका, रिसेप्टर्स।
और रिसेप्टर्स एक्चुअली है कौन आपका, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके सेंसरी ऑर्गन्स पे। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स पे, है ना। चलो अब यहाँ से सेंसरी ऑर्गन से जो न्यूरॉन निकलता है उस न्यूरॉन को क्या बोलोगे आप, सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। इस सिग्नल को उठाया कौन आपका, सेंसरी न्यूरॉन्स, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलोगे आप, एफेरेंट न्यूरॉन्स, है ना। ठीक है, इस सिग्नल को उठा लिया है। अब ये अफरेंट न्यूरॉन सिग्नल को कहाँ लेके गया, आपके ब्रेन में लेके गया। ब्रेन में जो भी स्टिमुलस था उसका क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन, एनालाइज हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन में आपका इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज। अब यहाँ से सीएनएस से कौन आएगा, अब कौन होगा भाई, मोटर न्यूरॉन, इसको क्या बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन, है ना। ये इफरेंट न्यूरॉन कहाँ पे लेके जाएगा सिग्नल को, इफेक्टर ऑर्गन, मतलब वह ऑर्गन जो क्या देगा, रेस्पॉन्स, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टर ऑर्गन। तो ये देखो एक पाथवे पूरा है कि नहीं, ये पूरा पाथवे फॉलो हुआ ना, कि पहले स्टिमुलस आया तो उसको कौन रिसीव किया, सेंस रिसेप्टर्स, उसको किसको दिया, वो कहाँ गया, सीएनएस के पास, वहां से मोटर न्यूरॉन, वहां से इफेक्टर। इस कंप्लीट पाथवे को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट पाथवे को क्या बोलेंगे अपन, ये जो पूरा पाथवे है इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्लियर है, इस पूरे पाथवे को क्या बोलेंगे अपन, रिफ्लेक्स आर्क। और जो प्रॉपर एक्शन लिया गया उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वह एक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा इमीडिएट होता है ना। आपने जैसे कोई पानी का बॉटल या मान लो कि कप जिसमें चाय भरी हुई है बहुत गर्म है, आपने टच किया तो सोचते हो क्या 20 सेकंड 30 सेकंड तक, 20-30 सेकंड तक रहने देते फिर हटा लेंगे। आप टच करते हो तुरंत क्या करते हो, फेंकते हो, है ना। या कहीं पे भी आगे देखा कि कोई आदमी है ना, और बाइक बहुत तेजी से चला रहे हो, सोचो क्या क्या जाने देते हैं, ऐसे रहने, ऐसा होगा क्या, नहीं ना। एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा, तुरंत आपका क्या लगता है, ब्रेक लगता है। तो इंसान का तो छोड़ो, कुछ भी सामने आ जाए तो तुरंत ब्रेक लगता है। आप बहुत बार एक्सीडेंट भी होता है ऐसे, लोग सोचता है कि अगली बार से कुत्ता सामने आएगा नहीं मारेंगे ब्रेक, लेकिन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगा तो आपसे ब्रेक लगेगा ही हो, है ना। तो रिफ्लेक्स मतलब होता है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है आपका, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है। अब देखो कहीं कहीं पे जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, रिफ्लेक्स जो देखो रिफ्लेक्स यार 2-3 टाइप का होता है, आपको बता रहा हूँ सुनते जाओ। एक होता है अनकंडीशनड, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स आर्क, है ना। ऐसा है आपका, या एक्शन बोलो आप, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये बाय बर्थ होता है हमारे अंदर, वैसा रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे अंदर क्या हो, बाय बर्थ, उसको क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड। ठीक है, और एक होता है कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये हमें क्या करना होता है, सीखना पड़ता है। क्या करना होता है, आई बात समझ, मतलब यह आपको सीखना होगा। और एक जो बाई बर्थ होता है, जैसे एक बच्चा, छोटा सा भी बच्चा हो, उसके मुंह में पानी डालो, वो पानी को क्या करेगा, अंदर ही लेगा, है ना। आप उसके मुंह में कुछ भी दे दो, आप हाथ में दे दो, वो क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, है ना। तो ये सब आप बाई बर्थ है। अब जैसे ही डालोगे, वो उसके पास एक ही ऑप्शन है, उसको आपने सिखाया नहीं, है ना, आप डालोगे वो अंदर ही लेगा वो। तो कैसा वाला है आपका, अनकंडीशन। दूसरा क्या आपका, कंडीशन रिफ्लेक्स आर्क एक्शन। जैसे कि मान लो ड्राइविंग आपने सीखना शुरू करा, अभी 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 आपने कार ड्राइविंग सीखना शुरू करा, तो शुरुआत के 6 महीने ना हालत ख़राब होती है। पहला गियर आगे जाएगा पीछे जाएगा, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि आगे लेके जाओ कि पीछे लेके जाना है ना। तो सोच के आप करोगे, जब वही आप 6-7 साल, 6-7 महीना हो जाएगा, 8 महीना, उसके बाद गाना बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, आप आराम से ऐसे करके निकालते जा रहे हो, होता है ना ऐसा। तो पहले आपको सीखना हुआ उस रिफ्लेक्स को, है ना। और जब सीख गए आप तो आपके हैबिट में आ गया हो, तब देखने की जरूरत नहीं होती है। शुरुआत में आप लगाओगे तो पहले देखोगे कि आगे कर रहा हूँ तो 1 पे जा रहा है, कि 2 पे जा रहा है, कि 3 पे जा रहा है ना, वो हमें देखना होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपके हैबिट में आता है, वो आपका क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं, आप, होता है ना ऐसा। तो ऐसे को बोलते हैं क्या अपन, कंडीशन। क्लियर है। उसके बाद एक और टाइप का आपका देखो होता है
मोनोसिनेप्टिक, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स चार्ज, और एक होता है आपका पॉलीसिनेप्टिक। क्या होता है? अब देखो, जैसे कोई एक ऐसा एक्शन हो जिसमें एक ही मसल की जरूरत है, किसका? एक मसल का, ठीक है। तो वैसे में आपका कैसा होगा? मोनोसिनेप्टिक। मतलब ये एक ही, जैसे आपने अभी पाथवे देखा था, उसमें एक सेंसरी न्यूरॉन था और एक आपका मोटर। मान लो कि एक साथ आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक्शन करना है, तो उसमें क्या होता है ना, अंदर में एक इंटर सेंसरी न्यूरॉन आ जाता है। कौन आ जाता है? इंटर, मतलब एक सेंसरी न्यूरॉन आया, उसके मैसेज को कैरी किया दूसरा न्यूरॉन, है ना, उसको कैरी किया तीसरा न्यूरॉन। तो अंदर अंदर में जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी हो गया और बीच में उसके सिग्नल को कनेक्ट करने वाला जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटर सेंसरी न्यूरॉन। तो जहाँ पे इंटर सेंसरी न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ जाएगी उसको बोलते हैं अपन पॉलीसिनेप्टिक, क्योंकि तो 3 साइनेप्स आ गया ना, है ना। और जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, जो सिंपल एक्शंस होते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, वो कैसा होता है? मोनोसिनेप्टिक। अब जैसे कि मान लो आपने बहुत ज़्यादा गर्म कुछ टच किया, वहाँ पे आपके दो दो मसल्स को काम करना है। एक तो आपका हाथ, आप तुरंत क्या करते हो? हटाते हो, और मुंह से आवाज़ भी निकालते हो तुरंत उसी टाइम, है ना। चलता है तो मुंह से चीख निकलती है ना, तो उसमें आपके मुंह का मसल्स भी एक्टिव है और दूसरा आपका हाथ भी एक्टिव है। वहाँ पे कौन सा न्यूरॉन काम करना चाहिए? पॉलीसिनेप्टिक। बात समझ में आ रही है? और मोनोसिनेप्टिक वहाँ से सिंपल सा एक्शन है, जहाँ पे एक ही मसल्स को काम करने की जरूरत है, ऐसे याद रखने का। जहाँ पे इंटर सेंसरी न्यूरॉन्स की जरूरत हो गया उसको पॉलीसिनेप्टिक, जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं उसको बोलेंगे मोनोसिनेप्टिक। क्लियर है? अब चलो एनसीईआरटी के डायग्राम को भी देख लेते जरा, रिफ्लेक्स आर्क में। ये देखो आपका डायग्राम दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? स्टिमुलस है आपका, है ना। इसको कौन रिसीव किया भाई? अफरेंट पाथवे दिखा रहा है इसको, रिसेप्टर। मसल स्पिंडल मतलब क्या है? रिसेप्टर। रिसेप्टर इसको रिसीव किया, कौन लेके जा रहा है इसको? अफरेंट न्यूरॉन्स, है ना, या सेंसरी न्यूरॉन्स। कहाँ लेके आया भाई इसको? जल्दी बताओ। मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन कहाँ लेके जाएगा उसको? बताओ। इफेक्टर के पास। लेकिन बीच में आप देखो, यहाँ पे दिखाया है इंट्रासेंसरी न्यूरॉन्स भी आपके बीच में दिखाया, देखो। ये सिग्नल यहाँ तक लेके आया, यहाँ से बीच में एक और न्यूरॉन आया इस सिग्नल को कैरी करने के लिए, फिर ये तब जाके किसको दिया? मोटर वाले को। तो बीच वाला ये जो न्यूरॉन है, तो इसके सिग्नल को डायरेक्टली ये मोटर को ना देके ये दे रहा है, इस न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? एंटर न्यूरॉन। तो ऐसा अगर पाथवे होगा तो क्या बोल देंगे? पॉलीसिनेप्टिक। और अगर सीधे सीधे यह वाला आके इसको देता तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोसिनेप्टिक। आई बात समझ? क्लियर है? ये हो गया आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का द एंड। ठीक है। तो इसको जाके अच्छे से जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना, सेंसरी ऑर्गन्स जो आपने पढ़ा, ईयर, आइज, इन सब का अच्छे से रिवीजन करो। दूसरी बात, ईयर आइज को मैं थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में। अभी सिलेबस आपका खत्म हो जा रहा है ना। तो अभी तो इस लेवल पे पढ़ा दिया आपको कि नीट के क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे आपके। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि इस टॉपिक को थोड़ा एलेबोरेट करके पढ़ाऊँ मैं। इसको आइज एंड ईयर को, तो इसको एक नीट लेवल पे, नीट क्या मतलब, नीट लेवल तो हो गया आपका, मतलब एक थोड़ा नॉलेज के लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव लेवल पे अपन देखेंगे जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी समझ में आ गया सबको ये?